आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का सोनम गुप्ता न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों पर। कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात के लेफ्ट से खिसक कर सेंटर की शरण में जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनावी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया कुमार की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में अटकलों का दौरा शुरू कर दिया है। इस मुलाकात से इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार वामपंथ की राजनीति को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाने की सलाह पी के पार्टी लीडरशिप को दी है। प्रशांत किशोर की राय है कि पुराने नेताओं का जलवा खत्म होने पर है और नई पीढ़ी में कोई गद्दावर नेता न होने की भरपाई कन्हैया कुमार की एंट्री कर सकती है। कन्हैया कुमार बीते 1.5 सालों से सीपीआई में भी सक्रिय नहीं है, इससे भी इन अटकलों को बल मिला है। हालांकि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में संभावित एंट्री को लेकर बिहार कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी खुलकर बोलने पर परहेज कर रहा है। माना जा रहा है कि नए और कई नेता उनकी संभावित एंट्री से खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ब्रिक्स के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता करना खुशी की बात। बीते 15 सालों में ब्रिक्स देशों ने कई सफलताएं हासिल की। ब्रिक्स देशों से भरपूर सहयोग मिला। कोरोना संकट के समय सभी के साथ मिलकर काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण पक्ष सामने रखे। 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा 4 अक्टूबर को मतदान। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर मतदान का 4 अक्टूबर को होना है। आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 5 सदस्यों के इस्तीफे से उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। उसमें से पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन मुनिया, असम से वॉलेंडो पीपल्स फ्रंट के विश्वजीत देमारी, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के थावरचंद गहलोत और तमिलनाडु से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम, केकेपी मुन्नुस्वामी और आर वैथिलिंगम शामिल हैं। 6ठी सीट कांग्रेस के राजेश सातव के निधन से खाली हो गई है। अगले साल भारतीय वायुसेना के पास होंगे सैकड़ों विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान। तेजस समेत 350 विमान खरीदने पर चल रहे हैं विचार। इंडियन एयरफोर्स अगले 2 दशकों में घरेलू एरोस्पेस उद्योग से करीब 350 विमान खरीदने की बात कर रही है, जिसमें से 43 हल्के लड़ाकू विमान, जिसमें तेजस भी शामिल है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ये बात की जानकारी दी। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र विषय पर एक सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में चीफ से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की संपूर्ण ताकत को और मजबूती देने के लिए विशेष क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, उत्तर में पड़ोसी देशों को देखते हुए हमारे पास आला दर्जे की प्रौद्योगिकियां होनी चाहिए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से हमारे अपने उद्योग द्वारा देश में ही बनाया जाना चाहिए। गणेश चतुर्थी की धूमधाम पूरे देश भर में। जानिए पूजा विधि, मुहूर्त और महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ। हरतालिका तीज के अगले दिन से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। साल 2021 में इस उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है। इसका समापन सितंबर 19 को होगा। अनंत चतुर्दशी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे आम भाषा में लोग गणेश विसर्जन कहते हैं। माना जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। बताते चले कि इस साल भी कोरोना की महामारी की वजह से गणपति महोत्सव थोड़ा फीका पड़ सकता है। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। लुधियाना जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तार के आदेश जारी किए हैं। इस केस में संजय सिंह के पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया है। अब उन्हें अदालत में खुद पेश होना होगा या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। संजय सिंह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस 2016 में विक्रम सिंह मजीठिया ने दर्ज कराया था। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाते ही जारी कर दिया है फरमान।
विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए देनी होगी जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो बन गई है, लेकिन उसके खिलाफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच वहां के गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन के लिए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी। इससे पहले अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार के पतन में पाकिस्तान की कथित भूमिका के विरोध में सैकड़ों अफगान मंगलवार को सड़कों पर उतर आए थे। पाकिस्तान की ISI के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। प्राइवेट स्कूल को देनी होगी RTI से मांगी गई जानकारी, मना किया तो रद्द हो सकती है मान्यता। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई निजी स्कूल जानकारी देने से मना करता है या फिर आनाकानी करता है या सीधे मना करता है तो इसे शिक्षा निदेशालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और आदेश न मानने के कारण स्कूल की मान्यता वापस लेने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य सूचना आयोग ने प्राइवेट स्कूल की इस दलील को खारिज किया है कि वे प्राइवेट संस्था है और इसीलिए सूचना देने के लिए बाध्य है। आदेश को लेकर हरियाणा अभिभावक एकांत मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन AIPA के जिला अध्यक्ष एडवोकेट BS बिरदी ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग, उच्चतम न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्चतम न्यायालय भी इस बारे में कई बार आदेश जारी कर चुके हैं। इसके बावजूद देश भर में जिला शिक्षा अधिकारी प्राइवेट स्कूल से RTI के तहत मांगी गई जानकारी हासिल करने में खुद को असमर्थ और असहज मानते हैं। करनाल में किसानों का आंदोलन रहेगा जारी, सरकार का SDM को बर्खास्त करने से इनकार। हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल से ही किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए, जबकि प्रशासन किसानों को वहां से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी बीच किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक से निकलने के बाद BKU नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता विफल रही, लेकिन धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा, आज अधिकारियों के साथ 3 घंटे बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि कल भी 2 घंटे बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि वो SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ मुकदमा लिखने और उन्हें सस्पेंड करने को तैयार नहीं। ऐसे में हमारा धरना जारी रहेगा। उनकी माने तो इस धरने में यूपी और पंजाब से भी लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। उसकी माने तो सचिवालय ही धरना स्थल रहेगा, पर सचिवालय का काम भी चलता रहेगा, साथ ही आम आदमी को कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी। हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा सह प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब का पार्टी मामले का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा बीजेपी प्रमुख JP नड्डा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को पंजाब चुनाव के लिए सह प्रभारी के रूप में नियुक्त के आदेश जारी किए हैं। 2022 में बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए गंभीर है, इसीलिए पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की टीम को पंजाब के लिए चुना है। पंजाब में बीजेपी की वरिष्ठ प्रतिष्ठा इस बार पूरी तरह से दांव पर है, क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर पूरे देश में बीजेपी को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भाजपा शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी में अलग थलग पड़ी हुई है। इसके अलावा बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी राज्य में अलग थलग पड़ी हुई है। ओबीसी ने यूपी में लगाई दहाड़, अखिलेश और मायावती की नासमझी से 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और मायावती की नासमझी की वजह से बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने दूसरे दौरे के दिन विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा से पैदल जाएंगे राहुल गांधी, संध्या आरती में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। राहुल वहां शाम के समय होने वाली विशेष आरती में भी भाग लेंगे।
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर में जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। वहां से राहुल कटरा जाएंगे तथा कटरा से वे पैदल चलकर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे शाम के समय वैष्णो देवी मंदिर में होने वाली विशेष आरती में भी भाग लेंगे और फिर वहीं से बने भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बताया कि राहुल गांधी का गुरुवार को कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी से लौटने के बाद शुक्रवार को जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही श्रीनगर का दौरा भी किया था। अफगानिस्तान पर भारत से ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहता है। अमेरिका NSA अजीत डोभाल से मिले CIA चीफ विलियम्स बर्न। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत की भूमिका वैश्विक समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली आए अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम्स बर्न्स ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से नई दिल्ली में मुलाकात की। डोभाल से CIA चीफ की मुलाकात मंगलवार को हुई और बर्न्स चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस साझा करने के मामले में एक बड़ी भूमिका अदा करे। अमेरिका चाहता है कि भारत वाशिंगटन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड इंटेलिजेंस साझा करे और कुछ अफगान नागरिकों को भी अपने यहाँ पनाह दे। दिल्ली में अब ऐसे बनेंगे नए राशन कार्ड। केजरीवाल सरकार ने तैयार किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्लान। दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने और मौजूदा राशन कार्ड में लाभार्थियों के नाम जोड़ने से संबंधित लंबित आवेदनों का अब जल्द ही निपटारा किया जाएगा। इन सभी आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्राथमिक मापदंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को भी अपनाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर मंत्री ने एक अहम रिव्यू मीटिंग भी की है। मीटिंग के दौरान बताया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 73 लाख लाभार्थी हैं। मीटिंग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन के वितरण और दिल्ली में गैर PDS लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। हरियाणा में खट्टर सरकार पर ओम प्रकाश चौटाला का वार। हार के डर से ऐलानाबाद उपचुनाव टाल रही है बीजेपी। NLO सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पलवल में कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान चौटाला ने विरोध पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐलानाबाद उपचुनाव में हार के डर से डरी हुई है, इसीलिए उपचुनाव कराने से कतरा रही है। जब भी ऐलानाबाद में उपचुनाव होगा तो वहां निश्चित तौर पर NLO की जीत होगी और आने वाली सरकार भी प्रदेश में NLO पार्टी की ही होगी, क्योंकि जनता मौजूदा सरकार से दुखी है और कांग्रेस के शासन को पहले ही झेल चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद NLO सुप्रीमो पहले किसानों के धरने पर पहुंचे और किसानों आंदोलन के जरिए पार्टी के खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से पाने की कोशिश की थी। अब चौटाला हरियाणा के हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनके पुराने साथी थे जो दूसरे दलों में चले गए थे वो वहां जाकर पछता रहे हैं, उन्हें फिर से NLO पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि इंडियन नेशनल लोक दल के संगठन को मजबूत किया जा सके।